हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हमारे दिनचर्या में, कामकाज में, प्रोफेशन में। सो वी ऑल्सो कुडंट फोकस मच ऑन आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कि उनका हेल्थ कैसे ठीक रखा जाए। सो दिस टू आर प्राइमरी कॉज कि हमारा तैयारी बहुत कम है। जिन का एडवांटेज किसका है? हमने ऐसे भी सीनियर सिटीजन देखे हैं, इवन आई हैव ए पेशेंट ऑफ 100 ईयर्स जो स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, लेकिन उनके पापा भी 96 तक जिए थे, मतलब जो 100 साल तक पहुँचे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो उसमें देखा गया कि उनका दवाई बहुत कम होता है। मैक्सिमम दवाई लीवर और किडनी के थ्रू बाहर जाती है। सो किडनी का, लीवर मेरा कंप्रोमाइज़ है, किडनी मेरा कंप्रोमाइज़ है, उसके ऊपर मैं 20 गोली का प्रेशर दे रहा हूँ तो वो और ख़राब हो रहा है। तो सीनियर सिटीजन में दवाई का बहुत बुरा असर है। कोई भी सीनियर सिटीजन इस देश का या दुनिया में कहीं पे भी 5 से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं तो वो और एक बीमारी है जिसे हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं। दोज हु आर इन 40s 40 to 50 मेरे जो सर्वे है मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी हेल्थ वाइज। 40 to 50 40 to 50 क्योंकि इस समय में हम बच्चे का ख्याल रखते हैं, उधर माँ बाप का ख्याल रखते हैं, अपना हेल्थ का कोई नहीं ख्याल रखता है। सही बात। क्योंकि हम बिजी हैं, हमें तो पैसे कमा के घर चलाना है ना। सो 40 to 80 एज के बीच में ऑलमोस्ट 40% मसल हमारा श्रिंक हो जाता है अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते। क्या वाकई बुढ़ापे को टालने का कोई फॉर्मूला है? जवान रहने का कोई फॉर्मूला है? कम खाने से आप लंबा जियोगे, इसे कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का नाम दिया गया है। सबसे बड़ा जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज और खुश रहना है। सबसे मुश्किल तो यही है। देखिए 50 साल का जो आपने मैजिक नंबर बोला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50 साल के बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हो तो आपको तो आपका 70-80 जियोगे भी तो बेड बिस्तर में जियोगे। आपको मैं बताऊं, डिमेंशिया का कोई भी स्टेज में इलाज है। मसल का खाना है प्रोटीन। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई 60 kg वेट का कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको 60 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह करके खाइए, अदरवाइज प्रोटीन कहीं ना कहीं से आपको 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट लेना है। ओल्ड एज में इंसान बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करता है और ये चीज़ उसके व्यवहार पे भी दिखती है। इसलिए काफ़ी ओल्ड एज के जो लोग हैं वो डिप्रेशन महसूस करते हैं, पर परिवार को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो डिप्रेस्ड है। सीनियर सिटीजन में जो देखा गया 80 साल के बाद उनका लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है, तो जीने का इच्छा जिसे हम जिजीविसा बोलते हैं वो कम हो जाती है। आज के टाइम में जब हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे, हमारा ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग नहीं हैं, तो क्या ऑप्शंस हैं अब? ओल्ड एज, बुढ़ापा एक ना एक दिन सबको आना है, पर हर इंसान जितना हो सके इसे टालना चाहता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेता है इस चाह में कि जवानी अभी टिकी रहेगी, पर क्या ये वाकई काम करता है? क्या वाकई जवान रहने का कोई फॉर्मूला है? इस बात का जवाब आपको मिलेगा आज सेहत इंटरव्यू सीरीज़ के इस एपिसोड में। कैसे बुढ़ापे में भी खुद को हेल्दी और एक्टिव रखें ये भी जानेंगे। बुढ़ौती में होने वाली आम दिक्कतें, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक, सब पर खुलकर बात करेंगे ताकि बुढ़ापा सज़ा ना बन जाए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, चीफ जीरियाट्रिक मेडिसिन एंड लॉन्जेविटी साइंस, आर्टेमिस गुरुग्राम। ये लेखक भी हैं, रिसर्चर भी हैं, टेडेक्स स्पीकर भी हैं। डॉक्टर प्रसून, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन डॉक्टर। धन्यवाद। शुरुआत सर मैं करना चाहूँगी इस बात से कि हम में से जो बहुत ही लकी लोग थे उन्होंने अपना बचपन अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बिताया है, पर फिर वक्त के साथ उनको बूढ़ा होते हुए देखा है, उनकी बुढ़ौती देखी है, उनको बीमार पड़ते हुए देखा है। तो इससे एक सवाल मेरे जहन में आता है कि हमारे देश में जो बुढ़ौती है वो इतनी मुश्किल क्यों है इन कंपैरिजन टू जो यूरोपियन देश हैं वहाँ रहने वाले लोगों से। फॉर एग्जांपल अगर हम इटली के लोगों की बात करें, वहाँ भी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर कंपैरेटिवली वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है? देखिए हमारे देश में सीनियर सिटीजन जो है इनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमारा उम्र तो बड़ा है लेकिन हमारा तैयारी उस हिसाब से नहीं हुई है। तो नेचुरल प्रोसेस में हमने जिसको क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब मैनेज हो गया। पहले डायग्नोसिस नहीं होता था या तो मर जाते थे। लेकिन हमारा उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें देखना होता है उम्र के साथ साथ, जैसे मेमोरी हो गया, उनका मसल हो गया, उनका खान पान में क्या चेंजेस होना चाहिए, उसके बारे में ना अवेयरनेस
बड़े लेवल पे सरकार की तरफ से स्प्रेड किया गया, ना सीनियर सिटीजन को खुद को पता है, ना उनका नेक्स्ट पर्सन को पता है। प्लस देयर इज़ ए यू कैन से अ रैट रेस कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा तरह का फैल गया। तो यंग जनरेशन, हम जैसे लोग मिडिल में जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हमारे दिनचर्या में, कामकाज में, प्रोफेशन में। सो वी ऑल्सो कुडंट फोकस मच ऑन आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कि उनका हेल्थ कैसे ठीक रखा जाए। सो दिस टू आर प्राइमरी कॉज कि हमारा तैयारी बहुत कम है। वी नीड टू प्रिपेयर। आपने जो डेवलप्ड नेशन, स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री की देखो, तो वो बहुत लंबा समय से तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली जापान में सेंटेनेरियन सबसे ज़्यादा है, तो उनका तैयारी इट टुक ऑलमोस्ट मोर देन 2 डिकेड से वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर सीनियर हो, 80+ ज़्यादा हो, तो उनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जिसे हम एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट बोलते हैं, उनका खान पान क्या होना चाहिए, उनका हेल्थ एक्सेस क्या होना चाहिए, ये सब मैटर करती है। चलिए, तो तैयारी की बात हो गई, बट मैं अगर यहाँ पे सिर्फ सेहत की बात करूँ, क्या जेनेटिक्स, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि बाकी देश के लोग, कुछ देशों के लोग, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, 60 क्रॉस कर गए फिर भी एक्टिव हैं, बीमारियों ने घेरा नहीं है, पर क्या हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम जैसे ही 60 पार करते हैं तो एक के बाद एक बीमारी हमें घेर लेती हैं? जी, तो साइंस कहता है कि 30% इज़ योर जीन, 70% इज़ योर लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट। तो जीन, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, तो आपके हाथ में, मतलब कोई भी सीनियर सिटीजन तक बने उनके हाथ में 70% है, जिसमें मेजॉरिटी इज़ द लाइफस्टाइल। आप जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, जो सीनियर सिटीजन वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंगेज रहते हैं, वो हमारे सिस्टम में कभी था ही नहीं। क्योंकि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब था, हम लोग थोड़ा स्लोली सीनियर हो रहे हैं, वो लोग पहले हो चुका है। तो हमारा लाइफस्टाइल में जो था, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट रूरल इंडिया, उसमें तो इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, फैमिली, जॉइंट फैमिली, उसमें अभी भी ख्याल हो रहा है सीनियर सिटीजन को दे। तो हमारा एक कल्चर है कि सीनियर होते ना होते हम बोलते आप रेस्ट करिए, आप घर में रहिए, विच इज़ एक्चुअली ऑपोजिट। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका अपना काम करना है। सो डिग्निफाइड एजिंग मीन्स जो बाहर प्रमोट किया जाता है कि आप अपना खुद का काम सही से करिए। और जो मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ थ्रू आउट योर लाइफ कोर्स। मतलब एक 20 साल का बच्चा क्या खान पान कर रहा है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कितना पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, दैट विल डिसाइड हीज 80+ सिचुएशन, यू नो। तो जब पेशेंट आके 80 साल के कोई बाबा मुझे बोलता है मैं लास्ट 60 साल से बीड़ी पी रहा हूँ, मेरा फेफड़े को ठीक कर दो, वो तो संभव नहीं है। तो वैसे वाली बात है। तो आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जिन तो मात्र 30% है। जिन का एडवांटेज किसका है? हमने ऐसे भी सीनियर सिटीजन देखे हैं, इवन आई हैव अ पेशेंट ऑफ 100 ईयर्स जो स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, लेकिन उनके पापा भी 96 तक जिए थे। तो हियर द जीन इज वर्किंग, यू नो। सो इफ़ यू हैव ग्रेट जीन, लेंदी जीन, मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ लॉन्जिविटी जीन, देन यू कैन इंसल्ट योर बॉडी एंड माइंड। बाकी लोग, जो हम लोग अगर नहीं है, तो आपको लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यानी आपके मम्मी पापा, दादा दादी, जी। नाना नानी, अगर उन्होंने बहुत लंबा वक्त जिया जिया, है और हेल्दी रहे हैं, हेल्दी रहे, तब तो हाँ, आप थोड़े गिफ्टेड हैं कि आपकी भी जिंदगी आगे ऐसी हो एकदम, सकती है। एकदम। पर अगर आपके पूर्वज वो बीमार रहे हैं और बीमारियों में जकड़े रहे हैं, तो ये चांस है कि आपके साथ भी ऐसा होगा। बहुत चांस है। तो 30% जिन से आ ही रहा है आपका, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, स्ट्रोक हो, ये सब आपका जेनेटिकली, भूलने का बीमारी हो, ये जेनेटिकली जाती है, जैसे कि हेल्दी जिन भी जाती है। तो हम अपने मम्मी पापा को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बुढ़ौती, हम जब बूढ़े होंगे तो हमारी बुढ़ौती कुछ ऐसी होगी। एकदम सही बात है, लेकिन साथ में हम उनको देख के, मैं थोड़ा ऑपोजिट बोलता हूँ क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन का डॉक्टर हूँ। तो मैं जो उनका जो सीनियर सिटीजन पेशेंट मेरे साथ पास आते हैं, उनके साथ जो केयर गिवर आते हैं, विच इज़ यूजुअली यंगर डॉटर इन लॉ, डॉटर या सन इन लॉ, तो उनको मैं बोलता हूँ आप उनको देख के, उन्होंने जो छोटा छोटा गलती किया है उसको आप सुधार सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया है, आप कर सकते हो। इफ़ ही वॉज अ स्मोकर, यू शुड नॉट स्मोक। अगर उन्होंने दारू पिया है तो आप मत पीजिए, ताकि आपका लेट लाइफ हेल्दी हो। सो हम उनसे सही भी सीख सकते हैं, उनसे गलती भी सीख सकते हैं, बट यस, देयर इज़ ए जेनेटिक कंटिन्यूएशन। तो इस पे हम अभी और विस्तार से बात करेंगे। जो आप ये कह रहे हैं कि हम आज जो हैं वही हम
80 साल 60 साल की उम्र में बनेंगे, जो आज हमारे डिसीजंस हैं अपनी सेहत को लेकर के, हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हमारी आदतें हो गई, उनका असर पड़ेगा जब हम 80 साल के हो जाएंगे, एकदम 60 साल के हो एकदम जाएंगे। इसको और सिंप्लीफाई तरीके से मैं आई यूजुअली यूज दिस कॉइन, जैसे आप टर्म कि आप जैसे बोलते हो SIP, हम्म। राइट। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, महीने में 500 रुपये जमा करो, 30 साल 40 साल तक करो, 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आजकल फाइनेंस में सिखाया जाता है। सिमिलरली आज अगर आप 10 कदम ले रहे हो, रेगुलरली ले रहे हो, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी। आप अगर हेल्दी खाना खा रहे हो तो आपका हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, जो कि 80 साल में जाके आपको इतना बड़ा डिविडेंड देगा, विच विल बी डेफिनेटली 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो शुरुआत अभी से ही अभी करनी से ही होगी। करना है, एब्सोल्युटली। हाँ, क्योंकि इट हमें शुड बी इन द स्कूल लाइफ, स्कूल टाइम में। आजकल स्कूल के बच्चे भी हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं है, सारा दिन मोबाइल के साथ है, आउटडोर गेम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, एडोलेसेंस डिप्रेशन इज़ हाईली कॉमन ग्लोबली। तो ये सारे जो असर है इनका लेट लाइफ में उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब हम बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं, अगर मैं भी पर्सनली सोचूं तो हमें लगता है ये बात की बात है, जब आएगा तब देखा जाएगा। पर हम ये नहीं सोचते कि वो बुढ़ापा वैसा होगा जैसे हम आज हैं। तो अगर हम आज हेल्दी हैं तो हमारा बुढ़ापा भी हेल्दी होगा, अगर हम आज बहुत अनहेल्दी हैं तो हमारा बुढ़ापा और ज़्यादा अनहेल्दी और होगा। ज़्यादा नहीं। इससे सर मेरा एक दूसरा सवाल भी है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमने हमेशा देखा है वो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं। ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, उनको ये दवाइयाँ लेने की आदत पड़ चुकी है, उनके पास दवाइयों का एक पिटारा रहता है। मेरा सवाल ये है, क्या इतनी सारी दवाइयाँ इस उम्र में खाने से भी उनके शरीर पर असर पड़ता है? क्या अंदर ही अंदर उनका जो बूढ़ा शरीर है वो इतनी सारी दवाइयाँ झेल पा रहा है? कहीं इसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा? पहले तो मैं आपको एक बताऊं, दुनिया भर में जितना सेंटिनेरियन में स्टडी हुआ है, मतलब जो 100 साल तक पहुंचे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो उसमें देखा गया कि उनका दवाई बहुत कम होता है। तो पिल के भरोसे आप बहुत दिन लंबा नहीं जी सकते हो, प्रैक्टिस के लिए जीते हो। तो उनका हेल्दी प्रैक्टिस उनको लंबा जिया है, नॉट फॉर द पिल। मैं एज ए जेरियाट्रिशियन, जब मैं एम्स में था, अभी मैं आर्टिमिस में हूँ, जो देखता हूँ कि हमारे सबसे कॉमन क्लाइंट जो होता है कि अलग अलग सिस्टम वाइज उनको प्रॉब्लम हुआ है। किसी को घुटनों के दर्द है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया है, थोड़ा हेडेक हुआ था, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है, हार्ट के लिए हार्ट के डॉक्टर को दिखाया है, प्रेशर चल रहा था, किडनी के डॉक्टर को भी दिखा लिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हर डॉक्टर अपने अपने एंगल से, जैसे होता है ना लेंस कैमरा का, उन्होंने उस ऑर्गन को देखा, उस ऑर्गन के लिए 2 दवाई लिख दिए, फिर किसी ने और, ऐसे करके वो हमारे पास 20-20 गोली लेके आते। तो एज ए जेरियाट्रिशियन हमारा जो ये डिसिप्लिन बनी है, जस्ट लाइक बच्चे का पीडियाट्रिक्स, इनका जेरियाट्रिक्स, तो हमारा प्राइमरी काम होता है मल्टीपल मेडिसिन मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे मेडिकल साइंस में पॉलीफार्मेसी कहते हैं। तो कोई भी दवाई हम खाए, दैट इज़ अ फॉरेन बॉडी टू आवर ऑर्गन। एंड यू नो, सीनियर सिटीजन में किडनी वीक हो जाते हैं, सारे ऑर्गन वीक हो जाती है, तो किडनी, मैक्सिमम दवाई लीवर और किडनी के थ्रू बाहर जाती है। सो किडनी का, लीवर मेरा कंप्रोमाइज़ है, किडनी मेरा कंप्रोमाइज़ है, उसके ऊपर मैं 20 गोली का प्रेशर दे रहा हूँ, तो वो और ख़राब हो रहा है। सो हम हमारे स्टूडेंट को भी बार बार बोलते हैं, प्लीज़ सी द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन बिफोर नोइंग द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो सीनियर सिटीजन में दवाई का बहुत बुरा असर है। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर हम प्रॉपर सीनियर सिटीजन को देखें जो हेल्दी लाइफ लीड किए, उनको 5 से ज़्यादा दवाई कभी ज़रूरत नहीं हो सकती। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी सीनियर सिटीजन इस देश का या दुनिया में कहीं पे भी 5 से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं, तो वो और एक बीमारी है जिसे हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं। सो 5 से ज़्यादा दवाई आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ मैं कि हमारे देश में हमेशा से जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा है। बड़े परिवार हुआ करते थे, तो एक वक्त के बाद क्या था कि घर के जो बाकी सदस्य हैं, वो जो बड़े बुज़ुर्ग थे मिलकर उनका ध्यान रख लेते थे और ज़िंदगी कट जाती थी ऐसे ही। पर अब वक्त के साथ थोड़े बदलाव आए हैं, जो ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं, लोग नौकरियों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने शहर में नहीं रहते, किसी और शहर में रहते हैं, दादा दादी मम्मी पापा किसी और शहर में रह रहे हैं, तो वो पर्सनली ध्यान नहीं रख पा रहे। आप जीरियाट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, यानी सीनियर सिटीजन्स के डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को आप
देखते रहे हैं इतने सालों तक, उनकी दिक्कतें आप रोज़ सुनते हैं, आपको इसका क्या विकल्प लगता है कि आज के टाइम में जब हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे, हमारा ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग नहीं हैं, बुज़ुर्गों का ध्यान रखने के लिए पूरा परिवार अब नहीं है, तो क्या ऑप्शंस हैं अब? मैं 2 लाइन इसमें बताऊंगा ऑप्शन से पहले। रूरल इंडिया में सीनियर सिटीजन जो उनका जो रहन सहन है, हेल्दी एजिंग है, वो अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है रूरल इंडिया में जो लोग रह रहे हैं। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ एक्सेस की कमी है, उनको तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारा, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊँ, पूरा इंडिया में गिने चुने 200 से कम जीरियाट्रिशियन है, स्किल्ड जीरियाट्रिशियन है। तो इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो उनके लिए जॉइंट फैमिली, अपना गांव के चौपाल, अभी भी गपशप होती है, वहाँ पे अभी भी लोग मिल रहे हैं। शहर में ये प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हो, जॉइंट फैमिली घट गया है। तो शहर में आप एक चीज़, एक नया कल्चर आना शुरू हुआ है, आप नोटिस किए होंगे, सीनियर लिविंग स्पेस। तो उसमें वही गांव की तरह ही एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन को अपने पास सब कुछ मिल जाए, प्लस सीनियर टू सीनियर पीयर ग्रुप जो बोलते हैं, वो इंटरेक्शन बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली बहुत कम परसेंट लोगों के लिए ही संभव है, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ओल्ड एज होम इज़ ऑफ कोर्स नॉट डिज़ायरेबल, जहाँ पे जाके माँ बाप को डंप कर देते। यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग एक NGO हेल्दी एजिंग, हमारा जो NGO है, उसके थ्रू हम इसको एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, जिस मॉडल के थ्रू हम लोग रिटायर्ड एल्डरली लोगों को स्कूल बच्चे के साथ एंगेज कर रहा है। सो रिटायर्ड एल्डरली जब स्कूल बच्चे के साथ एंगेज होते हैं तो वो ब्रेन भी ठीक रहता है, वो खुश भी रहते हैं। सो यू कैन से दिस इज़ अ मॉडल ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। तो सपोज किसी के माँ बाप उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास, लेट्स गिव मी एग्जांपल, लाइक समवन इज स्टेइंग इन दिल्ली और उनके माँ बाप है बेंगलोर या कोलकाता, तो उनके आसपास में भी तो कोई यंग जनरेशन रह रहा है। सो वी कैन कंसिडर दैट इट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर फैमिली, जहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ नॉट डायरेक्टली अडॉप्टिंग बट एटलीस्ट हेल्पिंग ईच अदर, जहाँ पे सीनियर बच्चे, क्योंकि स्टडी में देखा गया जब सीनियर सिटीजन छोटे बच्चे से, जो हमारा कल्चर में था, पोता पोती से इंटरेक्ट करते या पोता पोती जैसा किसी से इंटरेक्ट करते, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। हैप्पीनेस, गेटिंग रेस्पेक्टेड, गेटिंग लव्ड, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं जितना आपका उम्र बढ़ते जाता है। तो टेक्नोलॉजी विल प्ले अ मेजर रोल। सो सपोज समवन इज स्टेइंग इन US, कोई भी सिटी में, वहाँ पे उनका मम्मी पापा दिल्ली NCR में, जो बहुत कॉमन है, जो हम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम उनको रिमोट मॉनिटरिंग का कुछ बंदोबस्त करें, विच विल कम अप वेरी हाईली, जहाँ पे वो भी देख पा रहे हैं, डॉक्टर भी मॉनिटर कर रहे हैं, देन दे ऑल्सो फील कि चलो मेरे माँ बाप सेफ है। गिर जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन गिरना बहुत कॉमन है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, नींद ना आना बहुत कॉमन है, ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉनिटर किया है। सो टेक्नोलॉजी का अच्छा इफेक्ट ये हो सकता है, प्लस इंटरेक्शन भी हो सकती है उनके साथ ना, जैसे वर्चुअल इंटरेक्शन, फिजिकली नहीं तो कम से कम वर्चुअल भी इंटरेक्शन होना चाहिए। सो माँ बाप के साथ बच्चे का, उनका पोता पोती का रेगुलर इंटरेक्शन इज़ कंपल्सरी, इफ़ नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट वर्चुअली। सिमिलरली हम रूरल इंडिया को, वहाँ का जो सीनियर है, उनके साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेली हेल्थ के थ्रू, सपोज़ मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा गांव है बंगाल की कोई छोटा सा जगह पे, वहाँ का सीनियर मेरे से टेक्नोलॉजी के द्वारा टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी 70% एल्डरली आर स्टेइंग इन रूरल इंडिया। तो उसके लिए भी सरकार का मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी विल हेल्प, साथ में हमें लोकल कम्युनिटी को भी एम्पावर करना है कि उनको कैसे ठीक रखा जाए। अब जैसे केयर गिविंग की अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उस उम्र में ज़रूरत होती है कि कोई हो जो ध्यान रख सके, दवाइयाँ टाइम पे दे सके, खाना सही दे सके, देखे कि खाना ठीक दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। पर अब वही कि पहले जॉइंट फैमिली थी तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती थी। अब बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स हैं, लोगों की मजबूरियाँ हो सकती हैं, पर्सनल चॉइस हो सकती है, जो भी रीज़न है उनका अपना, कि सब साथ में नहीं रह पा रहे हैं, या मैं नौकरी के लिए किसी और शहर में हूँ, पेरेंट्स किसी और शहर में हैं।
पर जैसे हम यूएस की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं, इट्स लाइक अ कॉलोनी, एक कॉलोनी जैसी है, और उसमें सारे घर हैं जहाँ पे ओल्ड एज के लोग रह रहे हैं, उनको वैसा मेडिकल असिस्टेंस भी मिल रहा है, मेंटल असिस्टेंस भी मिल रहा है। ऐसा कुछ हमारे देश में नहीं है। नहीं, हमारे देश में है ना। तो सीनियर लिविंग कम्युनिटी इज़ मशरूमिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग। आपका गुड़गांव साइड में है, आपका नोएडा साइड में, देहरादून साइड में कुछ है, बट अगेन आई विल से वो थोड़ा एलिट कम्युनिटी के लिए अफोर्डेबिलिटी इज़ एन इशू। बट आई थिंक हमारे देश में अभी भी मिडिल क्लास, जो कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, उनके लिए ऐसा मैकेनिज़्म अभी भी, यू आर राइट, नहीं है जो कि सबके अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो। सो इसीलिए थोड़ा हमारा सोशल अंडरस्टैंडिंग में ही हमें वर्क करना है कि सीनियर्स मीन्स, इसे हम एजिज्म बोलते हैं, कि जब भी कोई हम 80+ को देखें, उनसे थोड़ा दूर रहते कि कोई सपोर्ट ना मांग ले मेरे से, बट इवन दे कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। तो इसके लिए तैयारी हर ग्रुप से होना है। एक जो सीनियर खुद हो रहा है रिटायरमेंट से पहले से, हम तो बोलते हैं 50 से आपको तैयारी करना चाहिए सीनियर सिटीजन होने के लिए। जो उनके घर परिवार है, उनको भी तैयारी करना है कि मेरे माँ बाप को, मेरे दादा दादी को मैं कैसे ठीक रखूँ। उनको भी जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग कम्युनिटी में, उन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना है कि इनको ठीक रखने का। सो इट इज़ ए साइमल्टेनियसली सोसाइटी एज ए लार्ज, हमारा पॉलिसी मेकर, उनको भी इसके ऊपर काम करना है। सो हर मैक्रो, माइक्रो, फैमिली लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल, ये चारों लेवल को मैं सोचूं तो चारों लेवल में हमें तैयारी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ बर्निंग टॉपिक। आप अगर आंकड़ा देखो, बाई 2050, विच इज़ नॉट फार, बाई 2050 जितना बच्चे होंगे उतना सीनियर सिटीजन होंगे। तो अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करे तो बोथ द कम्युनिटी विल बी एट क्राइसिस। हाँ, क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं ना कि घर में बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग है अगर वो अपने दादा दादी, नाना नानी, जो बुजुर्ग हैं घर के, अगर उनके साथ पले बड़े हैं, तो वो Absolutely. बचपन में आपके लिए एक ब्लेसिंग हो जाती Blessings है। होती है। पर अभी हम तैयारी की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल तैयारी की भी बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आने वाला वक्त कैसा होगा किसी भी इंसान का, वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कौन होगा मेरे साथ, मैं अगर सिर्फ अपनी ही बात करूं, कौन होगा मेरे साथ, कौन नहीं होगा, मुझे नहीं पता। कौन मेरा ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा। अभी से हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हमारी उम्र के लोग क्या तैयारी कर सकते हैं कि जब तक हम बूढ़े हों, हमारी सेहत पूरी तरह से हमारा साथ ना छोड़ दे। देखिए, शरीर को हम वी कैन कंपेयर जस्ट लाइक ए कार। मैं ऐसे बोलता हूँ, इट्स जस्ट लाइक ए न्यू कार, गॉड हैज़ गिफ्टेड अस अ न्यू कार। उस कार को आप कैसे मेंटेन करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो कार आप 10 साल चलाओगे, 15 साल चलाओगे, 20 साल चलाओगे। सो इफ़ आई कंसिडर दोज हु आर इन 40s, मैं 40s की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 20 साल के बच्चे ही बोलूँगा मैं, उनको उनसे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ अबाउट लॉन्जिविटी, जैसे सर कल किसने देखा है 60 साल की बात क्या कर रहे हो, हम तो 20 साल, अगला 20 साल को सोचते हैं, हमें तो 40 साल में रिटायर करना है, ऐसे भी बात करते हैं आजकल बच्चे। लेकिन जो दोज हु आर इन 40s, 40 to 50 मेरे जो सर्वे है, मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी हेल्थ वाइज। 40 to 50। 40 to 50, क्योंकि इस समय में हम बच्चे का ख्याल रखते हैं, उधर माँ बाप का ख्याल रखते हैं, अपना हेल्थ का कोई नहीं ख्याल रखता है। सही बात है। क्योंकि हम बिजी हैं, हमें तो पैसे कमा के घर चलाना है ना। सो एंड इफ़ यू सी आफ्टर कोविड, इवन इफ़ यू आर नॉट ए डॉक्टर, 40 to 50 बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी बढ़ी है। हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक हो गया, सडन डेथ हो गया, सबसे ज़्यादा होता है। तो इस समय में हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उम्र का जो चेंजेस, बी इट मेमोरी, हमारा जो मेमोरी लॉस आपने सुने होंगे, फॉरगेटफुलनेस, एल्जाइमर्स, आजकल थोड़ा डिस्कशन हो रही है क्योंकि उम्र के साथ साथ वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो किसी का ब्रेन में, हमारा जो लाइब्रेरी, ब्रेन का लाइब्रेरी को हिप्पोकैम्पस बोलता है, हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम 40 से छोटा होना शुरू होता है, राइट। वैसे ही आपका मसल, मूड के बाद आपका, मेमोरी के बाद आपका मसल की बात करूँ, मसल 40 के बाद हर साल 1% करके श्रिंक हो रहा है अगर आप रेजिस्टिव एक्सरसाइज नहीं करते हो। बट व्हेन आई आस्क इन एनी फोरम कि आप में से कितना लोग डेली एक्सरसाइज करते हो, डॉक्टर साहब हमें पता है एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन हम एडहेयर नहीं करते, करते भी है तो 2 हफ्ता करने के बाद हम उसको छूट जाती है हमारा। सो हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम हमारा ब्रेन को अच्छा रखने के लिए क्या कर रहे हैं,
इफ़ आई टेल यू। सो ब्रेन को अच्छा रखने के लिए पहले तो बात है स्ट्रेस कम करना है। यू आस्क एनी 40 to 50 बोले अरे इतना स्ट्रेस है यार, घर नहीं चलता। पहला स्टेटमेंट मैं मैक्सिमम लोगों से यही सुनता हूँ, बच्चे नहीं पढ़ रहा है, माँ बाप के साथ बीवी का जम नहीं रहा है, ये वेरी कॉमन। उसके ऊपर बॉस का प्रेशर तो है ही। तो स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है, सही से नींद ना लेना एक बड़ा फैक्टर है, डेली एक्सरसाइज ना करना इज़ अगेन जस्ट लाइक योर SIP। आप 500 रुपये जो जमा कर रहे हो हर महीने, वो जिसका अपना अपना क्षमता, वैसे आप कुछ तो करिए अपने लिए। 30 मिनट्स इफ़ यू स्पेंड फॉर योर सेल्फ, जो कि बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत कठिन है। आप मतलब 90% लोग बिस्तर में 30 मिनट्स बिताना पसंद करेंगे इवन इफ वो उठ गए, दैन गोइंग टू नियर बाई पार्क और जिम और सिंपल वॉकिंग इन द रोड, रनिंग, थोड़ा सा मसल का एक्सरसाइज करना। तो मसल का एक्सरसाइज हो गया। मेमोरी के लिए जितना इस एज में हम तो काम करते ही है, जो पढ़े लिखे, एजुकेशन के साथ मेमोरी का संबंध है, तो रेगुलर पढ़ने का हैबिट रखना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हेल्प करता है। थोड़ा बहुत अपना पैशन को परसू करना, जो जिसको आप मी टाइम बोलते हो, उसको थोड़ा देना। स्ट्रेस को काबू पे रखना। स्लीप 7 से 8 घंटा नींद इज़ कंपलसरी। उसके बगैर कोई हेल्दी 80 ईयर्स नहीं बनेंगे, फॉरगेट अबाउट 100 ईयर्स। 7 से 8 घंटा आपको नींद चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, अगेन वेरी डिफिकल्ट इन आवर कॉर्पोरेट कल्चर। जल्दी सो के जल्दी उठना, डेली एक्सरसाइज करना, घर का खाना खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड अवॉइड करना। सारे मतलब मिथ जैसे लग रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, जो आप बातें बोल रही है पता तो हम सबको है, सबको मालूम है, बस कर नहीं पाते। देखिए, कर नहीं पाते इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आई थिंक आपका ये डिस्कशन का मुद्दा वही होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। तो 80 साल में किसको डिमेंशिया होगी, वो डिसीजन है 40 साल में आप अपना ब्रेन को कितना एक्टिव रख रहे हो, कितना स्ट्रेस फ्री रख रहे हो, कितना न्यू स्किल सीख रहे हो, ब्रेन को कितना फर्टाइल कर रहे हो, है ना, खेती करने जैसा ब्रेन का फर्टिलिटी बढ़ा रहे हो। मैं अभी भी मेरा 9 साल के बेटी के साथ रोज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ। हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, कैलकुलेटर, मोबाइल नंबर याद रखना, अकाउंट्स नंबर सब खत्म हो गया। ऑल दिस हेल्प्स। सिमिलरली एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे हमें भूख लगती है वैसे मसल का भूख लगती है। मसल का भूख क्या है? एक्सरसाइज। आपने नोटिस किए हो, कोई बंदा अगर 90 साल में भी जाके ऐसे करे बाइसेप्स को, तो उनका बाइसेप्स आएगा। सो मसल आपके साथ तभी देगा जब आप मसल के साथ रहोगे। आपने सुने होंगे, इतना कॉमन है बैक पेन, क्योंकि बैक पेन के लिए बैक का भी मसल है। यू विल फाइंड ए वेरी रेयर ऑर्गन हमारे शरीर में जिसमें मसल नहीं है। हार्ट में भी मसल है। तो हर मसल को एक्सरसाइज करना है। हेल्दी डाइट में प्रोटीन मसल का डाइट होता है। आजकल गट के साथ मसल का रिश्ता भी निकला है, इसे गट मसल एक्सिस बोलते हैं। गट के साथ ब्रेन का भी रिश्ता निकला है। तो जितना आप फास्ट फूड खा रहे हो, जितना आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, जितना आप प्रोहिबिटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, उतना आप अपना मेमोरी को नष्ट कर रहे हो। वो आपका हिप्पोकैम्पस और छोटा होते जा रहा है, उतना आपका मसल श्रिंक होते जाता है। सो 40 to 80 एज के बीच में ऑलमोस्ट 40% मसल हमारा श्रिंक हो जाता है अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते। सो डेली वॉकिंग, कोई कठिन काम नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेली वॉकिंग, और हफ्ते में 2 दिन रेजिस्टिव ट्रेनिंग, मतलब आप 1 किलो नमक का वो भी उठा लेते तो रेजिस्टिव ट्रेनिंग होता है। हाँ, हर मसल को करना है। सो मसल, मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी फोकस है। इसके साथ मैं 40+ सबको बोलता हूँ, एक बार आप साल में डॉक्टर से मिलिए और पूरा इसके बारे में चर्चा करिए। हो सकता है आपके डॉक्टर को भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ ही एक ब्लड टेस्ट में सिमट जाते हैं। आते ही ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, एको कर लो, ECG कर लो, उससे नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। अभी मैं एम्स से एक रिसर्च कर रहा था, उसका बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका सेल का एज आपका कैलेंडर एज से अलग हो सकती है। आपने देखे होंगे 70 साल के आदमी देख के 50 साल की लग रहा है, और 50 साल के आदमी देख के 70 साल की, ऐसे दोनों होता है। आप बायोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एजिंग की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर मेरा रिसर्च बड़ा फर्स्ट ऑफ दिस काइंड रिसर्च इंडिया से कर रहा है, विदेश में हुआ है। तो जब हम आपका शरीर का हर ऑर्गन अलग स्पीड में ग्रो कर रहा है, मतलब एजिंग कर रहा है, तो आपका सेल का एज
अगर हम धीरे धीरे स्लो करें तो यू आर बेटर ऑफ। तो सेल का एज का भी स्लो करने के लिए आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी प्रैक्टिस करना है। हम लोग अभी एजिंग स्लो करने की बात कर रहे हैं तो इससे मुझे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से याद आ गया। आजकल काफ़ी चलन में है ये। इनफैक्ट कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि एक मॉडल एंड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला, उनकी मौत हो गई। ब्लड प्रेशर लो हुआ, कार्डियक अरेस्ट आया और रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थी। हम ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो ये शब्द है ये आजकल बहुत सुनते बहुत भी कॉमन हैं। है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स काम करते हैं? क्या वाकई बुढ़ापे को टालने का कोई फॉर्मूला है, जवान रहने का कोई फॉर्मूला है? सो देखिए, रही बात आपका जो एंटी एजिंग मेडिकेशन, उसमें मैं सिंपल सा ये जवाब दूंगा, जितना भी ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट अभी तक एंटी एजिंग पे चल रहा है, मोस्टली दे आर वैलिडेटेड इन माइस मॉडल, मंकी मॉडल, फंगस मॉडल, ये सब में। सो ह्यूमन में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कोई भी आप विटामिन लो, कोई भी सप्लीमेंट लो, वो आपका लीवर किडनी के थ्रू ही अल्टीमेटली निकलेगा। सो वो फॉरेन है आपकी बॉडी के लिए। सो कुछ भी मेडिसिन में ऐसे रूल होता है कि आप कुछ भी मेडिसिन रिकमेंडेशन के स्टेज में लाने से पहले आप उसको मल्टी सेंट्रिक ट्रायल करते हो, बहुत लोगों में ट्रायल करते हो, बहुत ह्यूमन में ट्रायल करते हो। इट्स नॉट दैट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 और 3 बिलियनर ने प्रैक्टिस किया तो मैं भी कर लूँगा, 2-3 सेलिब्रिटी ने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, वैसे नहीं है। सो इट नीड्स मोर टाइम, मोर हमारा क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए बिफोर जंपिंग टू अ कंक्लूशन कि ये ग्लूटाथायन, ये विटामिन सी ये लेने से। रैदर जो टाइम टेस्टेड है, जो हजारों साल से ऊपर से हम करे जा रहे हैं, उसमें देखा गया है, आप हमारा पुराने ज़माने का कोई भी स्पिरिचुअल लीडर को देखो, कम खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा चलना, ये सब हमारा नोन है। इससे वो लोग जब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1800 के शताब्दी में जो था, एवरेज इंडियन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 45 साल के बीच में था। बट उस टाइम में भी जितना स्पिरिचुअल लीडर कोई भी फॉर्मेट में थे, वो लोग 100-100 साल जीते थे। हिमालय के कोने में कोई बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है, उनका साइंस, वो एक साइंस है। तो कम खाने से आप लंबा जियोगे, इसे कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का नाम दिया गया है। आप 6 AM to 6 PM खाना खाने से आप लंबा जियोगे। क्यों? आप एक चीज़ सोचिए, दुनिया में एक ही चीज़ कंस्टेंट है जब से ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हमसे पहले सन है। सूरज के जो टाइमिंग्स है, उस टाइमिंग के साथ हमारा शरीर का जेनेटिक, एपिजेनेटिक, हार्मोनल चेंजेस रेगुलेट होती है। तो 6 बजे के बाद आप जब खाना खा रहे हो तो यू आर स्टिमुलेटिंग अ स्ट्रेस हार्मोन वी कॉल एज कॉर्टिसोल। तो 6 बजे के बाद खाना खाने से आप हेल्दी नहीं रह सकते हो, अगर आप लंबा 6 नहीं बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो खाते हो। आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो वो बढ़ने लगता है। बढ़ने लगती है। वो बढ़ने से वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है वेरियस आर्टरी को, तो उससे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक होने का चांस। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एक टाइम टेस्टेड प्रूवन मॉडल है, बट अगेन वो इतना भी नहीं हो जाए कि आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाए, आपका मसल वीक हो जाए, आप एकदम एक्सट्रीम नहीं चाहिए। 6 AM to 6 PM विंडो बहुत बड़ा, 12 घंटे का विंडो आपको दिया जा रहा है, उसमें आप खाइए, ठीक है। सिमिलरली एक्सरसाइज करना, वो जो साधु संत होते थे वो ऐसे ऑफिशियली जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन वो पूरा इंडिया घूमते थे। पहले ज़माने में कोई वाहन तो कुछ था नहीं, हमारे दादू दादी भी हमने देखे हैं कि चल के 10-10 किलोमीटर ऐसे ही चले जाते हैं, हम जो सोच भी नहीं सकते। तो ये सब, एक हो गया आपका खान पान कम करना, दूसरा हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द ओनली प्रूवन मैकेनिज्म टू स्लो द प्रोसेस ऑफ एजिंग। हमें क्लॉक को तो टिकिंग हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉक को हम स्लो कर सकते हैं। सो दैट इज, यू कैन से, अ रिवर्सल ऑफ सेलुलर एजिंग और बायोलॉजिकल एजिंग। ये दो मैकेनिज्म टाइम टेस्टेड है। बाकी आप जो भी कुछ कर रहे हो, वेट फॉर द टाइम सारे प्रॉपर प्रूव हो। जब ये प्रूवन हो जाएगा तो सबको पता चलेगा। बट डोंट जंप कि कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई बिलियनर सिलिकॉन वैली में बैठा है, वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। नथिंग हैज़ बीन प्रूवन दैट वे। तो सबसे बड़ा जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज और खुश रहना है। सबसे मुश्किल तो यही है। एक्सरसाइज, कम खाना, हेल्दी खाना और खुश रहना,
ये 4 चीज़ जो करते हैं। और मैंने ये भी देखा सीनियर सिटीजन में एक कॉम है सीनियर सिटीजन का, जिसको हम बोलते हैं सुपर एजर। सुपर एजर, इसके ऊपर हमने एम्स से बड़ा स्टडी किए थे। तो 80 साल के उनका उम्र हो गया, लेकिन उनका ब्रेन फंक्शन जो है वो 50 साल जैसे है। जैसे मैंने बोला ब्रेन छोटा होते जाता है, वो उनका नहीं हुआ है। तो उनके ऊपर हम लोग ने एक स्टडी किया था, तो उसमें वही देखा कि वो सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं और 10-10 हज़ार किलोमीटर चले हैं। मेरे पास एक सीनियर सिटीजन आते हैं अभी भी 95 ईयर्स। तो उनको मैंने बोला, हम प्यार से उनको चाचा जी बोलते हैं, चाचा जी वॉकिंग बंद नहीं होना चाहिए। तो कोविड काल में बेटा मैं तो पार्क जा नहीं पा रहा हूँ, बगल में डियर पार्क जाते थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, घर में करिए। सो ही हैज़ ए 10 फीट बाई 12 फीट बेडरूम। उसके बियॉन्ड किसी ने निकालने नहीं दिया, क्योंकि 95 है, कोविड हो जाए तो मर जाएगा। तो उन्होंने उसी के अंदर 10,000 स्टेप लेते थे रोज। ये होता है डिसिप्लिन। सो देर इज़ नो मैजिक पिल जो लोग सोच रहे हैं खाऊंगा और उल्टा हो जाएंगे एज, ऐसे तो चांस नहीं है। सो इट इज़ योर कंसिस्टेंसी। वो 95 ईयर्स के जो सीनियर सिटीजन है, वो अपना रिटायरमेंट 55 साल में हुआ, उसके बाद से 40 ईयर्स ही इज़ वॉकिंग एवरी डे। सो द थिंक अप कंपाउंडिंग को हम वंडर बोलते हैं, पैसे का कंपाउंडिंग। वैसे हेल्थ का कंपाउंडिंग इज ऑल्सो वंडर। जब आप डेली अच्छे प्रैक्टिस करोगे, इट शुड बी लाइक ब्रशिंग योर टीथ। सुबह उठ के ब्रश करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वैसे वॉकिंग करने के लिए इट शुड कम ऑटोमेटिकली, बट वो बहुत कठिन है। जी, सही बात है। डॉक्टर प्रसून, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने लाइफस्टाइल में क्या क्या हमें बदलाव करने बता दिया, एक्सरसाइज, खान पान। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या 50 क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए, जिनसे हमें पता चल जाए कि भाई हमारी ये दिक्कत है, या आगे जा कर के हो सकता है हमें ये समस्या हो जाए। 50 क्रॉस करने के बाद किस तरह के बदलाव हमें लाने चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, खान पान में, या फिर किस तरीके के टेस्ट हमें करवाने चाहिए? देखिए, 50 साल का जो आपने मैजिक नंबर बोला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50 साल के बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हो, तो आपका 70-80 जियोगे भी तो बिस्तर में जियोगे। ये भी स्टडी हुआ है, 70% एल्डरली आर डिपेंडेंट आफ्टर 80। तो 50 साल के बाद खान पान की बात हमने कहा, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज डेली करना, मीनिंगफुली माइंड को एंगेज रखना, नया नया चीज़ें सीखना, उससे ब्रेन एक्टिव होता है। उसके साथ साथ आप रेगुलर हेल्थ चेकअप में आप फोकस करिए, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे कैंसर का चांस बढ़ती जाती है। सो कैंसर का सबका एक हम असेसमेंट बोलते हैं, स्क्रीनिंग टूल है। देन आपका जो क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, वेसल्स पुरानी होती है तो वो वस्कुलर डिजीज़ हम बोलते हैं। ओबेसिटी आजकल बहुत बड़ा चर्चा है, ओबेसिटी हो जाना क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, ये मोटापा, ये सब चीज़ को हम स्क्रीन करते हैं। जो अपरेंटली जिनको देख के लगता है आप हेल्दी है, वो ना भी हेल्दी हो सकते हैं। सो प्रॉपर जगह पे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, एनुअल हेल्थ चेकअप इज़ नॉट दैट ग्रेट थिंग्स। एनुअल हेल्थ चेकअप में अभी भी हम पुराना टेस्ट में पड़े हैं। तो नया मॉडल है बायोलॉजिकल एज असेस करना। इंडिया में बहुत कम जगह पे हो रहा है, यूएस में रूटीनली हो रहा है, उसको हम भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नो योर बायोलॉजिकल एज एंड इट्स लाइक हेल्थ कुंडली, आपका नेक्स्ट 5 साल कैसे जाने वाला। सो वेन एवर यू गो टू ए डॉक्टर, कोई भी 50 साल के लोग जाए, तो उनको बोलना है कि मेरा, सपोज स्पेशली इफ़ यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री, जिनके मम्मी पापा किसी को भी प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर या भूलने का बीमारी हुआ है, उनको, मतलब कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव में भी, अंकल आंटी में, जहाँ से आपका ब्लड का रिश्ता जिसको हम बोलते हैं, तो उनको ये सब 50 साल में ही एसेस करना चाहिए। डिमेंशिया हो जाने के बाद एसेस करने से बेहतर है कि अभी हम लोग छोटा सा ब्लड टेस्ट से वो कर सकते हैं, ब्रेन एमआरआई कर सकते हैं। तो ये सारे क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम स्क्रीन कर सकते हैं। कैंसर को कर सकते हैं। कैंसर बहुत तरह के होते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, मेल में कोलोन कैंसर, ये सारे स्क्रीनिंग हो सकती है 50 साल। जैसे 50 के बाद हर साल हमें स्टूल का और कल ब्लड देखना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि पता चले कोलोन में कोई कैंसर होने का चांस है कि नहीं। हर 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी भी करना चाहिए। ये हमें रूटीन प्रैक्टिस में लाना है, ताकि बीमारी होने से पहले हम उनको पकड़े और उनको सही समय पे प्रिवेंट करें, या अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करके इलाज करें। इसे प्रोएक्टिव मेडिसिन कहते हैं।
अभी तक हम प्रिवेंटिव मेडिसिन, या तो अभी तक क्या होता है, बीमारी होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी होने से पहले हमें डायग्नोसिस करना है। इसमें बायोलॉजिकल एजिंग असेसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और आपको डॉक्टर के पास जा करके ये चीज़ डिस्कस चर्चा करना चाहिए। मुझे हाँ, जाननी है मेरी जाननी है, बायोलॉजिकल एज। क्योंकि आप जाके डॉक्टर को नज करोगे तो ही डॉक्टर भी खुद बोलेगा हाँ जी ये करके देखते हैं हम लोग। नहीं तो डॉक्टर भी, मैक्सिमम हम लोग क्या है, बीमारी आते बीमारी को इलाज करते, आदमी को इलाज नहीं करते, आदमी का बीमारी इलाज नहीं करते। डॉक्टर साहब, ओल्ड एज की 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत आम है, पर उन पे बात होना बेहद ज़रूरी है। हम एक एक करके इन पे बात करेंगे। जैसे डिमेंशिया, जो कि है भूलने की बीमारी, बहुत कॉमन है पर बहुत मुश्किल भी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इससे बचा जा सकता है? दूसरी बात, अगर किसी को ये है तो कैसे मैनेज करेंगे? डिमेंशिया बचने का तरीका है आपका लाइफ स्टाइल, जो हमने कहा वो बहुत पहले से शुरू होता है, मम्मी के कोख से शुरू होता है, कैसे आपने लाइफ लीड की हो। तो बट स्टिल इवन इफ इट इज़ नेवर टू लेट, आप कोई भी एज में ब्रेन को हमें एक्टिव रखना है। ब्रेन इज़ लाइक मसल नाउ, ब्रेन को हम जितना स्ट्रेच करेंगे वो मसल जैसा वो भी बड़ा होगा। वी हैव मोर देन नियरिंग 1 ट्रिलियन सेल, तो उसको हम नर्चर करें, स्ट्रेस कम करें, अच्छे खान पान करें, एक्सरसाइज करें, ब्रेन को स्टिमुलेट करें। नया स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन में, जो कि टाइम भी होता है, अपना पैशन को परसू करिए। और मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, आजकल उनमें भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। उससे क्या होता है, ये रील एडिक्शन में के चक्कर में उनका अटेंशन कम होते जाता है, मेमोरी लॉस हो रहा है, या आपके नियर एंड डियर किसी को बिहेवियरल इशू हो रहा है, जो कि बहुत सोशली मिल जाते थे आजकल नहीं मिल रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो वो भी मेमोरी लॉस का लक्षण हो सकती है। आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपको मैं बताऊँ, डिमेंशिया का कोई भी स्टेज में इलाज है, और ये इलाज सिर्फ दवाई नहीं, इसके साथ साथ हम नॉन ड्रग थेरेपी भी देते हैं, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, फोटो बायोमॉड्यूलेशन, खान पान में बदलाव लाना, जिसे कीटो डाइट कहते हैं, ये सब हम कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड देयर इन आर्टिमिस अ स्मार्ट डिमेंशिया क्लिनिक, जिसमें बहुत सारे डिमेंशिया, सो डिमेंशिया का हर स्टेज में इलाज है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिमेंशिया सुनते ही लोग गिव अप कर देते हैं कि इसका तो और कुछ कर नहीं सकते, बट इलाज है। सो डिमेंशिया होने से घर में तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर एसेस कराइए, और डॉक्टर साहब से भी पूछिए क्या इलाज हम कर सकते। प्लस इनके घर वाले के ऊपर भी एक बहुत स्ट्रेस होती है, किसी के घर में डिमेंशिया, तो हमें घर वाले केयर गिवर को भी सपोर्ट देना है। जी, क्योंकि इसको तो लोग ये मान के चलते हैं कि बुढ़ापे में तो भूलने की बीमारी होती ही है, तो नॉर्मली है, तो बहुत ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते। पर अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या हो रही है, बड़े बुजुर्ग, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बहुत ही आम समस्या मसल लॉस है, जैसे हम इतनी देर से बात कर भी रहे हैं कि शरीर कमज़ोर हो जाता है एकदम। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ताकत जब नहीं रहती, हम कहते हैं शरीर में, वो इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में मसल लॉस हो गया, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। इससे बचने के लिए तो आपने जो बताया कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज करें और प्रोटीन की मात्रा खान पान में बढ़ाइए। जो बहुत सारे वेज प्रोटीन है, किसी जो नॉन वेज में प्रोटीन है, मसल का खाना है प्रोटीन। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई 60 kg वेट का कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनको 60 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह करके खाइए, अदरवाइज प्रोटीन कहीं ना कहीं से आपको 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट लेना है। वो प्रोटीन मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में वॉकिंग, जिमिंग जो भी आप करते हो, और रेजिस्टिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज के बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा सीनियर सिटीजन को, वो कभी कभी खुद से बहुत कुछ कर लेते हैं, दे शुड कंसल्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट है या जो भी उनका जिम इंस्ट्रक्टर है, धीरे धीरे करना है। चलिए, फिजिकल हेल्थ पे तो हमने काफ़ी बात करी है, अब मेंटल हेल्थ पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं। ज़्यादातर ये वो उम्र होती है जब इंसान खुद को थोड़ा अकेला महसूस करता है, ख़ास तौर पे अगर पार्टनर में से कोई एक चला जाए दुनिया से, तो बहुत ही मुश्किल टाइम होता है वो। आपके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो अपनी एक लाइफ बना रहे हैं। तो ओल्ड एज में इंसान बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करता है, और ये चीज़ उसके व्यवहार पे भी दिखती है। इसलिए काफ़ी ओल्ड एज के जो लोग हैं वो डिप्रेशन महसूस करते हैं, पर परिवार को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो डिप्रेस्ड हैं। यहाँ तक कि उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि फिर अगर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि भाई हाँ, अब बाबा जी तो चिढ़ते ही रहते हैं, अरे भाई उम्र का तकाजा है, इस उम्र में तो चिड़चिड़ाहट होती ही है, गुस्सा आता ही है।
तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बात करिए। देखिए इसका सिर्फ मेडिकल मैं नहीं बोलूँगा, इसका कुछ पर्सनल भी अगेन प्रिपरेशन है। सीनियर सिटीजन में जो देखा गया 80 साल के बाद उनका लाइफ का पर्पस ख़त्म हो जाता है, तो जीने का इच्छा जिसे हम जिजीविसा बोलते हैं वो कम हो जाती है। तो आप एक चीज़ सोचिए, 80+ मिस्टर अमिताभ बच्चन और 80+ लेमैन, इन दोनों में अंतर क्या है? उनके पास बहुत पर्पस है। अभी भी मुझे नया फिल्म करना है, अवार्ड मिलना है, पॉपुलर होना है। हमने मेरा पहला किताब में मैंने लिखा था, रस्किन बॉन्ड को मैंने पढ़ा थोड़ा, उन्होंने भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया था, लिखे थे। तो ही डजन एक्सरसाइज, लेकिन उनका जो कलम चलती है और दिमाग चलती है उसमें ही इज़ हैप्पी। सो ही इज़ ऑल्सो 80+, राइट, लंबा उम्र हो गया, लेकिन तो उनके लाइफ में एक सो सबको एक पर्पस ढूंढना है कि 80 के बाद मुझे क्या करना है। आप अपने स्टैचर के मुताबिक कुछ पर्पस ढूंढिए। आई हैव ए पेशेंट जो 70 साल उम्र में उन्होंने खुद पेंटिंग सीखा दूसरों से, उनको पार्किंसनिज्म है, नेक पेन है, 70 साल उम्र में उन्होंने पेंटिंग सीखा मेरा ही सजेशन से, और 75 से उन्होंने पेंटिंग सिखाना शुरू किया दूसरों को, एंड सी इज़ नाउ 85। तो उनका पार्किंसनिज्म आगे बढ़ा ही नहीं, ओनली बिकॉज ही इज़ सो एंगेज। तो पर्पस जब तक आपके लाइफ में नहीं है, तब तक जीने का इच्छा नहीं होगी, तब तक आप डिसिप्लिन में भी नहीं आओगे। तो 80+ लोग स्पेशली, और वो पर्पस 60-65 से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो एक कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर मेरे पास आए थे दिखाने के लिए, ही वॉज 65। डॉक्टर साहब मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं सबको पूछता हूँ कि सर आपका अभी तो 65 चल रहा है, अगला 5 साल क्या करोगे? बोला घूमूंगा, लड़का विदेश में है और घूमेंगे। सर 70 से 75 क्या करोगे? और घूमूंगा। तो बोला कितना घूमोगे आप? तो बोला 75 बात के बाद तो सोचा नहीं है। मैं बोला सर आपका जो हेल्थ प्रोफाइल है, आप तो 95 तक जियोगे, 100 साल तक जियोगे, तो क्या करोगे? सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जापान में उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, लिफ्ट ऑपरेटर के काम, नाइट वॉचर के काम दिया जाता है उनको। तो हमारे देश में जो बहुत बड़ा इनका जो विजडम है, उसको अभी भी मैं बोलता हूँ, मेरे बच्चे को भी मैं बोलता हूँ कि इनका जो विजडम है वो चैट GPT में नहीं है। तो जो बच्चे को सीनियर सिटीजन पढ़ाते हैं, उनका जो एग्जाम्पल, लाइफ का एग्जाम्पल से जो वो सिखाते हैं, वो कोई किताब में नहीं लिखा है, ना वो कोई AI दे सकता है। तो उनको उस हिसाब से ढूंढना चाहिए। सो आपके घर के बगल में, और आप देखिए हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम स्पेशली प्राइमरी अपर प्राइमरी इतना ख़राब है, कोई भी स्टेट में चले जाइए, तो उनका अभी भी बहुत बड़ा रोल है जहाँ पे वो घर के बगल के बच्चे को थोड़ा कुछ सिखाए। आपकी बात सुन के मुझे वो फिल्म याद आ गई, द इंटर्न। आपने देखी है? बहुत बेहतरीन फिल्म है। उसमें यही Right, होता है हाँ, कि एन हैथवे बॉस हैं और रॉबर्ट डिनेरो हैं उसमें, वो सीनियर सिटीजन हैं। वो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं अपनी नौकरी से, पर एन हैथवे की कंपनी इन इंटर्न्स को हायर करती है जिसमें इनकी उम्र सबसे बड़ी है, और इनको रखा इसीलिए जाता है क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है जो आज भी ना हमारे पास है, ना चैट GPT के पास है। तो आप इस एक्सपीरियंस का, इस विजडम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको पर्पस भी मिलेगा। विदेश में ऐसे इंटरजेनरेशनल लिविंग भी चल रहा है, पेइंग गेस्ट जैसा। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट रहते हैं, सीनियर सिटीजन को भी वो पेइंग गेस्ट रखते हैं, तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो इनवेरिएबली डाइनिंग टेबल में वो लोग एक दूसरे को मिलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन शुरू होगी। सो उससे दोनों के ही फायदा होता है, दोनों ग्रुप ही एक्चुअली क्राइसिस से जूझ रहा है। तो ये जो अलग अलग जनरेशन हैं, इनका आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी कर लेते हैं कि बुज़ुर्गों की 3 बहुत ही आम परेशानियां हैं। ज़्यादातर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इससे जूझ रहे हैं, जैसे कि खांसी बहुत ज़्यादा आती है, पेट साफ़ नहीं होता और कफ बहुत बनता है। तो अब प्रिवेंट तो क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि उम्र हो गई है, तो अगर कोई इन चीज़ों से डील कर रहा है तो क्या कर सकते हैं इनसे निपटने के लिए? क्योंकि जब ये 3 चीज़ें हो रही होती ना, खांसी बहुत आ रही है, पेट साफ़ नहीं हो रहा, कब्ज़ रह रहा है, कफ बन रहा है, तो इसका असर उनके व्यवहार पे भी पड़ता है, उनके खान पान पे भी पड़ता है कि आप उनको खाना खिलाना भी चाह रहे हैं तो उनका मन नहीं करेगा खाना खाने का। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे बच्चे में बोला जाता है, बच्चा जब तक खान पान कर रहा है और सुसु पोटी कर रहा है तो ठीक है, सेम इज़ फॉर सीनियर सिटीजन। वो जब खाना छोड़ देते हैं तो आपको समझना है कोई बड़े इन्फेक्शन उनके अंदर है या कुछ हुआ है जो
हम बोलते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशन, और उस समय में घर वाले को, फैमिली मेम्बर को उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दे शुड गो टू हॉस्पिटल, मीट डॉक्टर। हमने ऐसा देखा है, खाना छोड़ दिया, छाती का एक्सरे करके देखा गया बड़ा इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है उनमें वो लोग खाना छोड़ देंगे। आपने जो खांसी की बात किया, एक चीज़ इसमें मैं बोलूँगा, सारे सीनियर सिटीजन को हम 6 टीका की बात करते हैं, उसमें न्यूमोनिया है, फ्लू है, हार्पिस है, ऐसे करके। तो टीका आप डॉक्टर के सलाह करके जरूर लगाइए। हम बच्चे के टीका में बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बट सीनियर सिटीजन के नहीं। तो टीका, जैसे न्यूमोनिया का टीका लेने से 60% सीनियर सिटीजन का आईसीयू में जाना कम हो सकता है। न्यूमोनिया बीमारी तो होगी, कोई टीका बीमारी नहीं रोकता, बीमारी होगी लेकिन उसका सिवियरिटी कम होगी, राइट। सो खांसी है, उम्र के साथ साथ सीओपीडी बोल के एक बीमारी होता है, एस्मा हो सकता है, तो उसके लिए आप तो डॉक्टर से सलाह करके पम्प ले रहे हो, वो ठीक कर रहे हो। दिल्ली में रहते हो, अगर संभव है दिल्ली के बाहर चले जाओ, पॉल्यूशन है, ये भी तो आपको देखना है। लेकिन साथ साथ में ये टीका लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, डिप्रेशन अगर आपके सीनियर सिटीजन में दिखता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करिए, इसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं करिए कि बीमारी नहीं है। सो आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट हु आर डिप्रेस्ड, उनको दवाई दे के वो ठीक होते हैं। दवाई देने के बाद फिर उनको हम एंगेज करने का प्रयास करते हैं कि आप अपने तरीके से एंगेज हो जाइए। डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि एक टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी कि साल 2031 तक हिंदुस्तान में बुज़ुर्गों की जो पॉपुलेशन है वो 19 करोड़ 34 लाख से भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में सरकार बुज़ुर्गों के लिए क्या अभी से स्टेप्स ले सकती है, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, उनकी वेलबींग के लिए, उनकी सेहत के लिए, वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकें आगे जितनी है उनकी, उसके लिए अभी से आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या कदम लेने चाहिए बतौर डॉक्टर जीरियाट्रिक मेडिसिन के? देखिए, सरकार बहुत कुछ कर भी रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली शुरू हुआ है, जिसके तहत एम्स में विभाग बनी थी, नेशनल सेंटर बनी है, ऐसे करके मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बट आई थिंक वी हैव टू बी मच फास्टर। 70% एल्डरली, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि रूरल इंडियन एल्डरली पॉपुलेशन का प्रॉब्लम अलग है, अर्बन का अलग प्रॉब्लम है, एंड दे आर वेरी हेट्रोजेनस। मतलब एक एल्डरली दूसरे एल्डरली से पूरा अलग है, तो इनका प्रॉब्लम भी अलग होता है, राइट। तो हमें इसमें हेल्थ प्रोफेशनल तो बहुत बढ़ाना है, इवन गांव के कम्युनिटी लीडर जो है उनको भी हमें थोड़ा सेंसिटाइज करना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बीमारी के बारे में बहुत कम चर्चा होता है, पता ही नहीं लोगों को। मैक्सिमम सोचा जाता है उम्र हुआ है, गाड़ी पुरानी हुई है तो खराब तो होएगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। वी हैव सीन 100 years पीपल विदाउट एनी डिजीज। सो इट्स नॉट ओनली इन ब्लू जोन, इंडिया में भी हमारे पास अच्छा खासा सीनियर सिटीजन है जो 100 years हो चुके हैं। तो एक तो हमें जागरूक करना है सरकार को हेल्थ के बारे में, सीनियर सिटीजन के हेल्थ के बारे में। वी हैव टू एंगेज द सोसाइटी टू हेल्प ईच अदर। सोसाइटी से बड़ा ताकत कुछ नहीं है। हमारा जो पॉपुलेशन पावर है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जिसमें सीनियर सिटीजन से हम मदद लें, उनका विजडम का, और हमारा फिजिकल सपोर्ट, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये देना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा लेवल पे काम कर सकते हैं। एक गांव का सीनियर सिटीजन, मेरे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के छोटा गांव, अभी भी पढ़ाई का रेट 8 के बाद बच्चे स्कूल नहीं जाते, खेती करते हैं, कहीं पे काम कर लेते हैं, लेकिन सबके पास मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास इंटरनेट है, तो वो इंटरनेट यूज़ करके वहीं का सीनियर सिटीजन को मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ, जो मैं वेरेबल डिवाइस की बात कर, अभी तक आपने वेरेबल डिवाइस देखे होंगे, स्मार्ट वॉच बहुत लोगों के हाथ में होता है, लेकिन उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? उनको वो पर्सन कर रहा है, फिटनेस फ्रीक करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर डॉक्टर या डॉक्टर के टीम या सुपर कंप्यूटर कहीं पे वार रूम जैसे बना के मॉनिटर करे, कम से कम हम अलार्म साइन तो ढूंढें। कितना सीनियर सिटीजन आपको पता है गांव में क्या, शहर में भी चुपचाप गिर गए, मर गए, पड़े रहे, फिर 2 दिन बाद खबर न्यूज़ से उनको निकाला जाता है, सो दे डोंट गेट ट्रीटमेंट। तो एक हो गया आपका हेल्थ वाइज, हमें टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहिए, कम्युनिटी लीडर को ट्रेनिंग देना चाहिए, यंग जनरेशन को ट्रेनिंग देना चाहिए इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के लिए। साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप नहीं देखोगे कोई अस्पताल सीनियर सिटीजन को अलग से रेस्पेक्ट देता है आने के लिए, वो भी सेम क्यू में खड़ा होता है। अस्पताल में गिरना इतना कॉमन है, और गिरना जो हमने चर्चा कर नहीं किया, गिर जाना सीनियर सिटीजन में, फॉल जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमन है। 6 में से 1 एल्डरली रोज गिर रहा है, और गिरना मतलब फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है। सबसे बड़ा चीज़ उनके अंदर एक डर
पैदा हो जाता है, फिर वो चलना कम कर देते हैं। तो ये एज फ्रेंडली हॉस्पिटल जगह जगह पे कुछ कुछ होना चाहिए। तो जो नागरिक हैं हमारे देश के, जो यंग जनरेशन है, जो 40 प्लस है, उनको भी समझना है कि वो भी 2 दिन बाद 60 प्लस होने जा रहा है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम 2050 में सब सीनियर सिटीजन होंगे। तो ये एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जागरूक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सीनियर सिटीजन, एंड ये दोनों तरफ से होगा। सीनियर सिटीजन को अपना डिग्निफाइड जीने के लिए खुद को एसेट बनाना है, दूसरे की मदद के, अपने पैर पे खड़ा होना है, वॉशरूम जाने के लिए अपना रिमोट खुद से ऑन करना है, अपना बैंक अकाउंट खुद से साइन करना है, ये सब उनको भी सोचना है। सो इट इज़ ए कंबाइन एफर्ट, नॉट फ्रॉम एनी वन कि हम स्पून फीड करा दें। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं अपने ऑडियंस के सवालों पे आऊँ, एक आखिरी सवाल जल्दी से। आपने अभी ब्लू जोन का जिक्र किया, मैं एक बार अपने ऑडियंस को ये समझा देती हूँ। इस दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके कुछ शहर, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको ब्लू जोन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत लंबा जीते हैं, और सिर्फ लंबा नहीं जीते, वो बहुत हेल्दी जीते हैं। तो हम ऐसी जगहों से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई ब्लू जोन नहीं है। हमारे देश में ब्लू जोन नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊँ, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है जो अभी भी 100 साल उसमें जीते हैं। कुछ हिली एरिया है हिमाचल, उत्तराखंड साइड में, वहाँ पे भी मेरे अच्छा खासा 100 साल की उम्र के पेशेंट है। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। ब्लू जोन का जो आपने कंसेप्ट बोला ना, उसमें देखा गया दे आर प्रीडोमिनेटली वेज, दे वॉक अ लॉट, क्योंकि हिल भी है, समुंदर भी है, तो उनको उसके बियॉन्ड जाने का कुछ नहीं है। वो मोबाइल वॉच नहीं करते हैं, वो अपने कम्युनिटी के साथ बातचीत करते हैं। दे क्रिएट कम्युनिटी, दे क्रिएट एजिंग सोसाइटी, जो आप जैसे बोल रहे थे। तो आपके अगेन द स्टोरी कम्स बैक टू दे ईट लेस। ये भी स्टडी हुआ है कि ब्लू जोन के बच्चे भी कम खाते हैं। तो स्कूल लाइफ से वो कल्चर में ये मतलब वो इम्बाइब करते हैं, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। सीनियर्स आर वेरी वेरी रेस्पेक्टेड इन ब्लू जोन। तो वो 100, स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट जीरो, कैंसर नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, डिमेंशिया होती नहीं है ब्लू जोन में। तो हमारे देश के जो जो जगह में, अंडमान हो जाए, जहाँ जहाँ ट्राइबल, उनको भी प्रिजर्व करना चाहिए। हमारे देश से ट्राइबल कल्चर ख़त्म हो रहा है, मतलब एनक्रोचमेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, जंगल में रहना ख़त्म हो रहा है, हिली एरिया ख़त्म हो रहा है। तो वो हमारे देश में बहुत ऐसे प्रॉपर्टी है, या आप बोलिए संपत्ति है, जिसको प्रिजर्व करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट। तो ब्लू जोन जैसा ही हमारे सो ब्लू जोन, आई से ब्लू जोन इज़ ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। उसके लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं अपने ऑडियंस के कुछ सवालों पे। लोगों ने हमें अपने सवाल भेजे हैं और अपना नाम बताया है, उम्र भी बताई है। वो जानना चाहते हैं डॉक्टर से इसका इलाज, जो उनकी समस्याएं हैं उसका इलाज क्या है। तो ये सवाल पूछा है पवन ने, बलिया के रहने वाले हैं। उनकी दादी जी 72 साल की हैं, बीमार रहती हैं, अर्थराइटिस भी है, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कोई आराम नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद से फ़ायदा मिल सकता है। आयुर्वेद से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मैं आयुर्वेद का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, आयुर्वेद डॉक्टर से पूछना है कि वो किडनी में असर कर रहा है कि नहीं, वो भी देखना है। 72 साल की उम्र में किडनी भी थोड़ा दिक्कत होती है। आर्थराइटिस की इलाज में, अगर वो घुटनों का आर्थराइटिस की बात कर रहा है, तो उसका इलाज में हमें घुटना चेंज करना ही ज़्यादा मुनासिब होगा, ना कि दवाई के ओवरलोडिंग करना। ठीक है, तो वो अगर आयुर्वेद का सहारा लेना चाहते हैं तो ये आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दिखाए पर और उनसे ज़रूर सलाह करें। दूसरा सवाल पूछा है मुदित ने, पटना के रहने वाले हैं। उनके नाना जी को पार्किंसंस है, एज नहीं बताई है। जानना चाहते हैं उनका ध्यान कैसे रखें, क्या कोई इलाज है इसका। पार्किंसनिज्म का दवाई से इलाज करने से कंट्रोल होता है, साथ में एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और साथ साथ में अभी हम लोग इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट, तो उससे इसका स्टडी में बहुत असर मिला है। सो वो दैट वी आर स्टार्टिंग, तो वो हमसे सलाह कर सकते हैं, आए तो उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि पार्किंसनिज्म इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। और बैलेंस और गेट पे बहुत ध्यान रखें, गिरना बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सवाल पूछा है महेंद्र ने। ये 52 साल के हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। पूछ रहे हैं 60-70 की उम्र में भी एक्टिव रहने की टिप्स बता दीजिए। हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है, पर अगर आप शॉर्ट में इनको बता दें। कम खाना, डेली एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस फ्री रहना, पर्पसफुली एंगेज रहना, यानी कोई ना कोई हॉबी या कोई कोई ना कोई स्किल। हॉबी, अच्छा काम करना जिसमें सोसाइटी का भला हो। अपने लिए तो सब जीते हैं।
चौथा सवाल फातिमा का है, बुलंदशहर की रहने वाली हैं। उनके दादाजी की ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, पूछ रही हैं उनका ख्याल कैसे रखें, कहीं दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं, कोई नली बंद हो चुका था, नली को खोला गया है, इतना ही है। जैसे बाथरूम का नली बंद होता है, खोल देते हैं। तो दादाजी शुड लिव नॉर्मल लाइफ। जो डॉक्टर साहब ने दवाई दिया वो खाते पीते रहना है। दादाजी भी हेल्दी लाइफस्टाइल में रहे तो बहुत लंबा जी सकते हैं। और खाने पीने के लिए कोई खास सलाह? खाने पीने के लिए तला हुआ चीज़ कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे। मीठा तो सबके लिए खराब है, बीमारी हो या ना हो, मीठा तो जितना कम उतना अच्छा है। जितने डॉक्टर्स आए हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिनका हमने इंटरव्यू लिया है, हर डॉक्टर ने यही बोला है कि मीठा बहुत ख़राब है आपके लिए। आखिरी सवाल पूछा है विकास ने, बिजनौर के रहने वाले हैं। उनके दादाजी की उम्र 82 साल है। दादी जी की 2 साल पहले डेथ हो गई। उसके बाद से दादाजी सबसे दूर रहते हैं, उदास रहते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, चिड़चिड़े रहते हैं। हम सब बहुत कोशिश करते हैं उन्हें अच्छा महसूस कराने की, पर फ़ायदा नहीं है। क्या करें? उनको ज़रूर डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, क्योंकि उनको क्लियर कट डिप्रेशन हो रही है। तो ये भी देखा गया, सीनियर सिटीजन जो एक साथ 60 साल जिए ना, वो उनके स्पाउस के जाने के बाद वो डिप्रेशन होता है। ये 1 से 2 साल तक रहता है, इसे बिरीवमेंट कहता है। लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह करके दवाई लेने से फ़ायदा होगा। दवाई के साथ साथ इनका जो केयर गिविंग चल रहा है उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, इनको जो ब्लेसिंग्स मिला है वो लंबा जीन का है। दादी जी 2 साल पहले डेथ हुआ है, दादाजी 82 साल तक जी रहे हैं, मतलब इनको भी बड़ा लंबा जीने का चांस रहेगा। चलिए डॉक्टर प्रसून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ललन टॉप आए, आपने इतना समय हमें दिया। आपने उस बारे में बात करी जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, क्योंकि दिल के बारे में, किडनी के बारे में, पेट के बारे में खूब बातें होती हैं। पर जो ओल्ड एज है, जो हम सबकी आनी है अगर हम वहाँ तक जी गए तो, उसके बारे में बहुत कम बात होती है, क्योंकि उसकी तैयारी वैसे नहीं की जाती है। आपने जो बातें बताई हैं, उम्मीद है जो हमारे ऑडियंस हैं उनके बहुत काम आएंगी। जो टिप्स आपने दी हैं, अगर वो हम सब फॉलो करें तो क्या पता हमारी जो बुढ़ौती है, हमारा बुढ़ापा है, वो अच्छे बीते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 100% 100 ईयर्स जिए और हेल्दी जिए। शुक्रिया डॉक्टर प्रसून। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।